टीजीएल टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है लखन और टीजीएल टॉक्स में हम बात करते हैं एक नए मेहमान से, जानते हैं कुछ सुनी अनसुनी बातें। आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक खास मेहमान, तन्मय अमेजिंग स्पेस के पारस शर्मा, जो कि इसरो सर्टिफाइड स्पेस ट्यूटर हैं और यंग एस्ट्रोनॉमर हैं। तो कैसे हैं पारस आप? बहुत बढ़िया। तन्मय अमेजिंग स्पेस जो कि हमारा इसरो सर्टिफाइड हम लोग स्पेस ट्यूटर है। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बहुत अच्छा सेटअप बना रखा है आपने, बहुत ही प्यारा। मैं यही पूछने रहा था, टीजीएल स्टूडियोज आपको कैसा लगा? बहुत ही एस्थेटिक है, यूनिक है, और जयपुर में इस तरह का मेरे को लगता नहीं कि कोई और प्रोडक्शन हाउस है या इस तरह का कोई स्टूडियो है, तो बहुत ही अमेजिंग है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा ये चीज़? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हम जानते हैं कि आप एस्ट्रोनॉमी से ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल ही ये चीज़ का है कि जो विश्व गुरु भारत को माना जाता है, हाँ, तो उसके रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगा कि भारत ही क्यों? मेरी दो लाइनें हैं कि भारत विश्व गुरु यूं ही नहीं कहलाया, सूर्यमंडल की गणना वेदों से करता है। तो बात वहीं से शुरू करूंगा कि इस चीज को मैं क्लियर भी करूंगा, क्योंकि बड़ा थोड़ा इसके अंदर डिबेट सी होती है। हाँ जी। हमें पता है कि लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। मत्स्य मतलब कि एक्वेटिक, भगवान विष्णु का प्रथम अवतार, पहला अवतार, ठीक है। उसके बाद में सेकंड कौन सा था हमारे पास में? कुर्म, कछुआ, रेप्टाइल। फिर उसके बाद में हमारे पास में कौन सा था? हम देखते हैं कि हमारे पास में एक वराह अवतार था, मतलब कि कैसा अवतार है? जो कि मैमल है। मैमल। उसके बाद में हमारे पास में कौन है? नरसिम्हा अवतार। अब उसमें क्या हुआ? हाफ ह्यूमन और हाफ मैन करके। अब उसके बाद में हमारे पास में वामन अवतार। ये ह्यूमन बीइंग जो है ना, उसकी इनिशियल स्टेज है, छोटा सा। यहीं बात खत्म नहीं होती। उसके बाद में है परशुराम, बिल्कुल, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात है, जो लड़ाइयाँ होती है, ये सब कुछ होती है, वहां से हमारी उसको एक इवोल्यूशन स्टेज हो गई। राम सिविलाइज सोसाइटी का प्रतीक है। बलराम फार्मिंग का प्रतीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं कृष्ण की, पॉलिटिक्स, नेक्स्ट लेवल की पॉलिटिक्स। और फिर लास्ट में है जो बात होती है कल्कि अवतार की। अब कल्कि अवतार क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की बात है। लेकिन यहां मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा साथ में, कि लोग बाग बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास थ्योरी है। मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा कि 1920 से पहले हमें पता ही नहीं था कि हमारे अलावा और भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं मिल्की वे के अलावा। तो क्या पहले की थ्योरीज गलत थी? नहीं, ऐसा नहीं था ना, साइंटिस्ट का वर्क खत्म कर दे। तो ये तो हजारों साल पहले का काम है। मान सकते हैं कमियां हो सकती है, क्योंकि हमारे बहुत सारी चीजें अब हमारे पास नहीं है, जला दी गई है नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी। अगर वो होती तो जवाब कुछ अलग तरीके का होता। कितनी बुक्स, मतलब अभी तक हिस्ट्री अपनी काफी कुछ गायब हो चुकी है। बिल्कुल। और अगर आप भारत के विश्व गुरु की बात कर रहे हो ना, तो एक तारा है, एंटेरस नाम है उस तारे का। आप सबने देखा होगा, पहचाना भी होगा, पर नाम आपको नहीं पता होगा। उसका नाम है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा से क्या लगता है? बड़ा भाई, बड़ा भाई, मोटा भाई है ना। तो अब ये ज्येष्ठा का मतलब क्या हुआ? उन्होंने उस तारे को, जो कि टॉप 10 तारों में नाम नहीं है उसका कहीं पे भी, पर नाम क्या दिया? ज्येष्ठा। साइंटिस्टों को बाद में पता लगा कि ये तारा इतना बड़ा है कि लगभग 800 सूरज, 1 2 3 नहीं, 13,92,000 किलोमीटर सूरज का डायमीटर है। 800 सूरज के डायमीटर में फिट हो सकते हैं, इतना बड़ा। तो उनको पता था कि यहाँ पे है ना गेम अलग चल रहा है, जबकि वो टॉप ब्राइटेस्ट स्टार्स में नहीं था, फिर भी उनको पता था। तो उनके पास कुछ तो टेक्निक्स थी ना। नहीं, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज थी, जो हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें पहले ही अपने पूर्वजों ने पहले ही बता दी थी, अब जाके वो बुक्स में आई है। बिल्कुल। इसी समय एक सवाल आता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? बिल्कुल, जैसे अभी हमारी हिस्ट्री तो मैंने आपको बताई कि वेदों से कहाँ से शुरू होती हुई आ रही है। बहुत सारी कहानियां हैं इसको लेकर के, उनको डिकोड करना पड़ता है। डिकोड करते करते हमें पता लगता है। जैसे एक तारा है, अभिजीत तारा। अब अभिजीत तारा है और हम ध्रुव तारे की बात करते हैं। अब ध्रुव तारा ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, ऐसा हमें लगता है। सिर्फ बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसलिए क्यों सुना हमने? 48th ब्राइटेस्ट स्टार है वो इस नाइट स्काई में। टॉप 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 भी नहीं, 48th है। 48th। फिर भी हमारा ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? ध्रुव का तारा, पोल स्टार। ये तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, मतलब 48। बिल्कुल, अगर आप भी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो टीजीएल की कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। अब ऐसा है कि उन्होंने लिखा, हमने, हमारी देखो कहां से हम चलते आ रहे हैं, क्योंकि अभिजीत एक तारा है। अभिजीत तारा भी, रेडी हो ना आप? हाँ। आप लोग भी नहीं, सबका रेडी हो ना? कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है गाइस। तारा भी पोल स्टार था पहले। अब आपको लग रहा होगा पोल स्टार स्टैटिक, हिल गया सब कुछ, कायनात हिलाने के लिए ये हमारे को। अब क्या हुआ कि हमारी जो धरा है, हाँ, वो टिल्टेड है, तो ये पोल स्टार अभी है। अब वो है ना एक ऐसा भी डांस कर रही है, हाँ, तो अभी यहाँ पे पोल स्टार है, और अगर वो यहाँ पे तरफ उसकी टिल्ट है
तो अभिजीत तारा है, और अभिजीत जो तारा है वो 5वें नंबर का अभी का ब्राइटेस्ट स्टार है। तो ये तब से चलता आ रहा है, हम लोग चेंज नहीं करते, हम लोग इवॉल्व नहीं होते। और ये चीज हमारे को बहुत बाद में पता लगी कि हमारी अर्थ जो है ऐसे प्रिसिशनल मोशन करती है। इसमें कितना टाइम लगता है? ज्यादा नहीं लगता, बस 25,920 साल। ये हमारी इंडियन एस्ट्रोनॉमी है सर, इतनी पुरानी और इतनी खास, मतलब। लेकिन जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बेसिकली, हम ध्रुव तारे के बारे में पढ़ रहे हैं, सब ये लग रहा है कि सबसे जो चांद आसमान में दिख रहा है कि सबसे तेज रोशन जो कर रहा है वो ध्रुव तारा है। बट आज लोगों को पता लगा कि नहीं, अभिजीत भी एक तारा है। और बहुत अच्छी बात आपने बताई हमको। बिल्कुल। इसी से एक सवाल है, चंद्रयान 3 जो अभी भी सक्सेसफुल मिशन हुआ, या आदित्य L1 जो मिशन है, और गगनयान, ये 3 बड़े मिशन के बारे में आप कुछ बताइए। मैं जब टीजेल स्टूडियो आया ना, तो इन्होंने बताया कि मैंने नया बनाया, बड़ा एस्थेटिक, और ये किस तरह से मूव हुए हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमी से। इंडियन ही एस्ट्रोनॉमी पर अभी की है, आपका एस्ट्रोनॉट लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, बहुत ही प्यारा एस्ट्रोनॉट है। तो अभी क्या है कि हमने बात करी चंद्रयान की, आदित्य की, फिर हमारे पास गगनयान, भारत का गर्व। बड़ी बात है ये। हम 2008 में गए थे चांद पे। हाँ जी। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि उसमें अब्दुल कलाम सर का बहुत बड़ा हाथ था। हम सिर्फ चांद को है ना घूमने जा रहे थे कि हम सिर्फ ऑर्बिट करेंगे। अब ये वहाँ पे डायरेक्टर जाते हैं अब्दुल कलाम सर के पास में कि बोले हमारा ये प्लान है। तो बोले यार अब ऊपर जा ही रहे हो, कुछ गिराया हो? अच्छा, कुछ गिराया हो वहाँ पे? मून इम्पैक्ट प्रोब साउथ पोल पे हम पहले ही जा चुके 2008 में, और ये अभी पता लग रहा है हमको। इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइस, देखिए क्या पता लगा। आइडिया था अब्दुल कलाम सर का, तो उनके लिए एक बार हल्की सी ग्रेट अब्दुल कलाम सर के लिए प्लीज कुछ लिखिए। आप उनसे बहुत, मतलब हम तो अभी नहीं बुला सकते उस मंच पे, लेकिन मैंने उनको लाइव देखा है। मतलब हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो लाइव आए थे। मेरे को उनसे मुलाकात करने का एक बार जिंदगी में मौका मिला, तो मैं काफी ब्लेस्ड हूँ उस चीज को लेकर। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, वो जो नीचे गिर रहा था ना, तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट था भारत का, चेस। उसने वहां पानी डिटेक्ट करा। अच्छा। और नासा का एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था M-Cube का, उसने भी पानी डिटेक्ट किया वहां पे, लेकिन वो गिरने के बाद किया। भारत ने ऊपर ही कर लिया, पर उन्होंने फाइल पहले कर दी कि हाँ हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया। फिर इंडिया ने बताया कि नहीं भैया, हम तो जाते जाते ही कर दिए थे। फिर 2019 धड़कने रुक गई, सब लोग खामोश कि फेल हो गया। सर आपको क्या लगता है, हम फेल होने वाले हैं? नहीं, कभी नहीं, नॉट पॉसिबल। या तो हम सक्सेस को चुनते हैं या फिर हमको सीखते हैं। और यहाँ तो सक्सेस थी, ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है। लैंडिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन मतलब अभी भी ऑर्बिट में है वो। हाँ बिल्कुल काम कर रहा है वो। अच्छा। पार्शियल सक्सेस थी वो मिशन। और देखो फेलियर कैसे बोलोगे, लैंडिंग ढंग से तो नहीं हुई ना, पर लैंड कराने की हिम्मत तो रखी ना, पहुंचे ना। और कितने कम बजट में हम पहुंचे, बहुत कम। और फिर चंद्रयान 3 साउथ पोल पर लैंडिंग कराइए, सॉफ्ट लैंडिंग कराइए। इतना ही नहीं, लैंड कराने के बाद उसको दोबारा ऊपर उठा दिया, लॉन्च करा दिया, फिर दोबारा उसको लैंड करा दिया। फर्स्ट भारत है जिसने साउथ पोल पे लैंडिंग कराई, और सेकंड भी भारत ही है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने देशों के बावजूद भारत सबसे आगे इस चीजों में चल रहा है। और इतनी टेक्नोलॉजी और इस बजट में, जो बजट सैंक्शन होता है आज इसरो को, और उस बजट में वो ये चीजें कर रहा है। मंगलयान तक इन लोगों ने जो बनाया था, वो कहते हैं कि एक हॉलीवुड फिल्म के जो बजट होता है उस बजट में उन लोगों ने उससे कम बजट में बना। मंगल तक पहुंचे हैं। क्या टीम है साइंटिस्ट की, और कितना कम बजट, कितने सीधे, मतलब केवल और केवल काम से मतलब, और कोई मतलब नहीं है। कम बजट मिल रहा है, कोई बात नहीं, हम करेंगे। क्योंकि एक्सप्लोरेशन, अब जनरली एक सवाल आता है सर कि एक्सप्लोरेशन करने की जरूरत क्या है। अब कोई आपसे पूछे पॉडकास्ट करने की जरूरत क्या है, अरे मैं इंटरेक्ट करना चाहता हूँ आपसे, मैं आपको कुछ नई चीजें पहुंचाना चाहता हूँ आपके घर बैठे, ये आंसर है। और बिल्कुल हमारी एक इंटेंशन बहुत प्योर है, बहुत प्योर है। हम एक्सप्लोर अगर नहीं करते तो सर हम कहीं एक ही जगह पड़े होते हैं आज भी। हम पूरे ग्लोब के अंदर चारों तरफ घूम रहे हैं। और आने वाले टाइम में अगर मान लो कोई एक एस्टेरॉइड आता है, 65 मिलियन ईयर पहले जो डायनासोर्स थे, कितने विशाल थे। डायनासोर्स मतलब लोगों ने सिर्फ इमेजेस में देखा है या मूवीज में देखा है, बट असली में जो उसकी कहानी है वो बिल्कुल केवल 15 किलोमीटर का पत्थर सर, केवल 15 किलोमीटर का पत्थर। और अपने इसकी साइज है ग्लोब की कितनी है, 12,756 किलोमीटर। वो टकराता है तबाही। तो अगर ऐसा हो जाए अभी, तो फिर क्या करेंगे? हम लोगों को तैयार रहना होता है कि आ रहा है तो हम लोग रेडी हैं, हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, तो हम लोग उसकी ट्रेजेक्ट्री बदल देंगे। हम लोग स्पेस में इसीलिए एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आज हमारे पास में अर्थ है, सन बड़ा होगा धीरे धीरे। अच्छा, सन एक्सपैंड हो रहा है। अभी यंग है सन हमारा, सिर्फ 4.6 बिलियन ईयर्स मात्र। ओह माय गॉड। 13.78 बिलियन ईयर्स बिग बैंग, 4.6 बिलियन ईयर्स हमारा सन। ये धीरे धीरे एक्सपैंड होगा, बड़ा होगा ये।
कहाँ रहोगे अर्थ पे? ऑप्शन तो चाहिए ना। हमारी सिविलाइजेशन क्या खत्म हो जानी चाहिए? नहीं। और फिर हम अपने आप को क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट। तो भैया अगर इंटेलिजेंट हैं हम लोग तो एक्सप्लोर करना हमारा बनता है। इसी से मेरे को मतलब एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी सी आ रही है कि जो आप ये अपने जो भी सारे अपन ये भेजते हैं मंगलयान या चंद्रयान, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, मतलब वो कैसे स्पेस तक जा रही है, कैसे बिना कुछ मतलब कोई भी नहीं है उसमें और फिर भी वो रोटेट कर रही है। बहुत सारे मतलब एक आम जनता के सवाल है जो मैं भी मतलब बहुत इंटरेस्टेड हूँ चीजें जानने में कि कैसे कौन सी टेक्नोलॉजी है ऐसी जो इतनी दूर भी अपने सिग्नल्स जा रहे हैं, सब चीजें हो रही है। मतलब ये नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में मैं कहूंगा कि है, बट जानने की बहुत अच्छा है। जानने की बहुत अच्छी बात है कि हम लोग स्पेस में जा कैसे रहे हैं। हाँ, और ऑर्बिट कर रहे हैं, फिर दूसरे ग्रह पे जा रहे हैं। हमारे नेचुरल सैटेलाइट चांद है, उस पे तो हम लोग लैंड भी कर गए 1969, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। व्हाट एन एरा। ह्यूमैनिटी को कहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब जाते कैसे हैं सर? हमारी अर्थ की सरफेस से ना जब हम लॉन्च करते हैं ना, हाँ जी, बहुत तगड़ा धक्का लगता है। ये ब्रेकअप से बड़ा है ठीक है। अब वो जो धक्का लगता है तो क्या हो रहा है, वो इतना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जाना चाहिए। फिर वो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड मतलब 11.2 किलोमीटर जाओ आप, लेकिन 1 सेकंड में। 1 सेकंड। तो आप हमारी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको थोड़ा सा छोड़ दोगे, और जैसे आप छोड़ोगे तो क्या हुआ? अब ये स्फीयर है पूरा, तो आप और जब यूं चल रहे हो तो आपने बचपन में वो खेला है ना। हाँ, सबने फेंका है पत्थर बांध के रस्सी पे और ऐसे घुमाते थे। बस अर्थ का भी यही टक 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 करके मून, टक 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 करके वहां पे हमारे पास में मार्स। हम लोग प्लैनेट्स की भी ग्रेविटी यूज में लेते हैं। आप देख रहे हो सर कितना मतलब क्या लेवल पे हम ब्रेन यूज कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट। क्या बहुत अलग लेवल पे, मतलब कितनी चीजें लगती होगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि नॉर्मल टेक्नोलॉजी जो हम डेली यूज में कर रहे हैं, आप पत्थर फेंकने के जो एक फिजिक्स है उसको आपने इस तरह से यूज किया, और वही सब साइंस है। मतलब इतनी साइंस है सर। साइंस कोई बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन हमारे में से ही निकलती है। अब्दुल कलाम हमारे में से ही निकले हैं, सोमनाथ सर हमारे में से ही निकले हैं, ये सब हमारे में से ही निकले हैं और आगे भी निकलेंगे धीरे धीरे। हमें लोग समझते हैं कि हाँ हमारी किचन में क्या हो रहा है, फ्यूल के साथ में कर दिया। मेरा मानना है कि जो मदर होती है फिर जो भी कुकिंग करते हैं वो बहुत बड़े मतलब साइंटिस्ट होते हैं अपने आप में। उनको सब पता है कितना मसाला कितना क्या, ये स्वाद अनुसार साइंटिस्ट ही है वो अपने आप। और गैस कैसे बचानी है, और पूड़ी तलने वाली जो थ्योरी दिखाई थी बिल्कुल मंगलयान में कि पूड़ी तल रहे हैं, गैस बंद कर दी उसमें बीच में, तो वो तब भी वो तल रही है पूड़ी। मतलब लेमन टर्म्स में जो समझाया बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छी चीज बताई थी। बिल्कुल सर। इसी से मैं मतलब ये जानना चाहूंगा कि जैसे एस्ट्रोनॉमी के बारे में आपने जो बेसिक चीजें, अब काफी जो यंग लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको इंटरेस्ट आने लगा है एस्ट्रोनॉमी में, तो कैसे वो इसको करियर एज अ करियर परस्यू कर सकते हैं? पहले तो मैं कहूंगा करना ही चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए और हम सबको बूस्ट करें कि नहीं आपके बच्चे को स्पेस साइंस पे जाना चाहिए, क्योंकि स्पेस साइंस इज नॉट अबाउट जस्ट स्पेस। मेडिसिन में हुआ तो आप स्पेस में जा सकते हो, चाहिए मेडिकल साइंस भी चाहिए ऊपर। आप कहीं ना कहीं फार्मिंग से रिलेटेड हो तो भी आपको चाहिए। आप अगर मान लीजिए कमर्शियल एस्पेक्ट में हो तो एलन मस्क राइट। आप किसी भी चीज की स्टडी करो, जियोलॉजी स्टडी कर रहे हो, ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हो, हर एक चीज, ओशियनोग्राफी हम कर रहे हैं, सब कुछ का मिला जुला रूप है। मदर ऑफ ऑल साइंसेस, दैट इज व्हाट एस्ट्रोनॉमी इज ऑल अबाउट। अब इसमें जाने के लिए कैसे? इसमें जाने के लिए देखो सबसे पहली चीज है कि गगनयान के जो एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट हुए हैं ना इंडियन एयरफोर्स से, भारत में एक अलग ही एक समा बन चुका है अभी। वो सेलेक्ट हुआ इंडियन एयरफोर्स से। क्यों सेलेक्ट हुआ इंडियन एयरफोर्स से? क्योंकि उनको पता है कि स्पेस में मतलब फ्लाई कैसे करना है। वो सारे चैलेंजेस, फिजिकली फिट है वो, मेंटली फिट है वो, हर एक तरह से। तो हमारे पास अभी नियरली जो लोग हैं ना वो एयरफोर्स के ही हैं, डिसिप्लिन की वजह से सब कुछ फिजिकली फिट, मेंटली फिट, आप हर तरह से फिट होने चाहिए। तो 4 एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट हुए, उनमें से 3 जाएंगे, लगभग 7 दिन के लिए वो ऑर्बिट करेंगे 350-400 किलोमीटर के मतलब दायरे के अंदर हमारे स्पेस के अंदर, और बहुत नए नए रिजल्ट सामने आएंगे। ये गगनयान की बता रहे हैं? बिल्कुल। और हमारे IISc बैंगलोर है, IITs है, बहुत प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ सब जगह सर अभी स्पेस को लेके कोर्सेज आ रहे हैं कि एक छोटा सा कोर्स दे दिया तो बच्चा पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े। अभी से पहले थोड़ा बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अभी धीरे धीरे हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं ये कोर्सेज इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। हम भी करते रहते हैं। तन्मय अमेजिंग स्पेस ने भी गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ में एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया था कि आप लोग जो है क्रेडिट मिलेंगे आपको। अच्छा। तो आप अप्लाई कर सकते हो वहीं पे।
तो वो क्रेडिट्स आप प्रोवाइड कर रहे थे तन्मय अमेजिंग स्पेस के थ्रू। बिल्कुल 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 सर। तो अच्छा है, काफी सारे स्टूडेंट्स इंस्पायर होंगे इस चीज को देखकर और काफी लोग परस्यू करना चाहेंगे, बट वो प्रॉपर गाइडेंस और वो सब चीजें नहीं होती। अगर आपको भी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो कुछ कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा 100% सर। और मेरा दूसरा सवाल, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो सबको क्यूरियोसिटी है, वो है एलियंस को लेकर। मैं पता नहीं क्यों समझ गया था कि आप एलियन की तरफ जा ही रहे हो। अगर मैं कहूं कि मैं एलियन हूं, जयपुर में 2 एलियन तो है, एक तो मैं हूं और एक हमारे चाय बस्टर्स के नील भाई है, दोनों हम एलियन है। तो हम क्या है, ऐसे फालतू करामाते करते रहते हैं। मिल सकते हो आप हमारे से, अलग ही मिलेंगे हम आपको। लेकिन नहीं, वो भी बहुत अच्छे मतलब इंसान है। तभी तो एलियन बताया ना मैंने, अच्छे इंसान एलियन होते हैं, क्योंकि यहाँ के आप दोनों एलियंस हैं। यहाँ के थोड़ी ना हम लोग, हम तो कहीं से आए हैं, आप भी कहीं से आए हो। एक कॉमेट आया, ये थ्योरी है। एक कॉमेट आया, उससे साथ आइस आई, आइस मेल्ट हुई, पानी आया, उसके अंदर कुछ आरएनए डीएनए के ऐसे कुछ स्ट्रक्चर थे और अर्थ पे उसको हैबिटेबिलिटी मिली। बैक टू द स्क्वायर वन, मत्स्य। तो हम एलियन हो सकते हैं, लेकिन एलियन का जो कॉन्सेप्ट है सर, मैं आपको बताऊं, एलियन हमें आज तक नहीं मिले। 1977 का एक बड़ा ही प्यारा सा किस्सा है, बिग ईयर टेलीस्कोप। उसमें क्या हुआ, एक सिग्नल आया, वाव, सच में सिग्नल का नाम था वाव। अच्छा, सैफ अली खान वाला नहीं है, ये एस्ट्रोनॉमी वाला वाव है। तो अभी जो वाव आया, 72 सेकंड का सिग्नल, सिर्फ 72 सेकंड। ये सिग्नल कहां से आ रहा था? सजिटेरियस कॉन्स्टलेशन, एक कॉन्स्टलेशन है पूरा का पूरा, धनु राशि जो है सजिटेरियस, हमारी मिल्की वे के सेंटर के उस तरफ से कहीं से आया ये। अच्छा, उसके बाद कभी नहीं आया। हमने पूरे 1977 में आया था, 77 मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के अंदर ही आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 अगस्त को ही आया था। अगर आप इस बारे में जानते थे तो प्लीज कमेंट में बताइए। बिल्कुल। तो एलियंस को लेके बहुत सारी थ्योरीज, अभी आपने देखा मैक्सिको के अंदर उन्होंने एलियन की बॉडीज दिखाई, गवर्नमेंट ने, कि हमारे पास में ये बॉडीज। हाँ, मतलब कुछ भी। बट जो ये यूएफओ, केक काटा था लोगों ने उसको बना के, फिर मतलब वो इतना, वो कहीं साइंटिफिक नहीं था, पर वो ये कि गवर्नमेंट है तो वहाँ की गवर्नमेंट ने भी खुद ने क्रिटिसाइज किया था, वहाँ की न्यूज़पेपर ने, मीडिया ने क्रिटिसाइज किया था। कहाँ दिखाया गया था? मैक्सिको के अंदर दिखाया। मैक्सिको में एलियन हो सकते हैं, मम्मी हो सकता है। बट ये जो यूएफओ वाली बात है, मतलब एलियंस की ही बात है, यूएफओ जो लोग कहते हैं हमने स्पॉट किया है, लोग विजुअल्स देख रहे हैं या फिर लोग कहानी बना रहे हैं, क्या सच है, क्या है इसके पीछे? पहली बात तो यूएफओ होते ही नहीं है, मतलब यूएफओ नाम एग्जिस्ट नहीं करता। पहले मैं क्लियर कर दूं, नाम चेंज हो चुका है। पहले था यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, अब हो चुका है यूएपी, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना, क्योंकि एक फिनोमिना है ना कि ऑब्जेक्ट, हमें पता नहीं है अभी तक। बहुत सारे लोगों ने बोला कि दिखा 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 दिखा, कुछ नहीं सर। एक बार हुआ था, एलोन मस्क ने लॉन्च की सैटेलाइट, सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद में उसका लास्ट स्टेज का फ्यूल जो था ना, वो स्पिन करते हुए लीक हुआ। अब स्पिन करेगा तो वो एक अलग तरीके से फ्यूल निकलेगा ना, एकदम बिल्कुल ऐसे स्पाइरल शेप में। लोगों ने देखा वो एलियन शेप आ चुकी है। अब एलोन मस्क तो एलियन है, लेकिन वो एलियन शेप नहीं थी, वो फ्यूल था। तो हमें कुछ भी ऐसा दिखता है ना जो हमारे लिए अनइवन है, हम उसको एलियन ही बोल देते हैं। तो मतलब वो एक्सपेरिमेंट्स या कोई वो अपने रॉकेट्स वगैरह हैं, जो चीजें जो हो रही है, मतलब तो लोग अगर स्पेस में, तो क्योंकि विजुअलाइजेशन चेंज हो जाता है, तो उसको यूएफओ का नाम दे रहे हैं शायद। वो कुछ भी अजीब सा दिखा, यूएफओ दिखा। और फिर देखो सबसे बड़ी बात है मीडिया में हाइप के लिए, हाँ जी, तो गवर्नमेंट करती रहती कई जगह, मतलब मैं किसी को स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा, पर हाँ, क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत तो आने चाहिए ना सर। मैं आपसे मिला, सबूत है ना मेरे पास में, मैंने देखा, उसने देखा, बात खत्म। उसने बोला इसने देखा, इसने बोला उसने देखा, हाँ, दोनों ने बोला ना ना उसने देखा। वो कौन है? अरे यार वो अभी तो उनके एक्सपायर हो गए। कई सुनी बातें, किससे सुनी किससे कही, तो उस तरह। चलो गाइस, एलियंस के ऊपर तो ये टॉपिक क्लियर हो गया लोगों को। बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है एग्जिस्ट तो करते होंगे। 100% सर। हमारी आकाश गंगा जो है ना, मिल्की वे, हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है, फिर हमारी आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा के अंदर, मजाक नहीं कर रहा मैं, पहले तो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स आ जाते हैं। आपको एक और थोड़ा सा मैं देखो रेडी रहो ना, कितने प्लैनेट्स हैं सर? सब 9 फिर 8 पे आ गए हैं। दोनों ही गलत है। देयर आर 13 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। 13 प्लैनेट्स? बिल्कुल, लाइक प्लूटो वी हैव 4 अदर प्लैनेट्स। ये तो बिग ब्लास्ट हो गया। 8 प्लैनेट क्लासिकल है और 5 हमारे पास में ड्वार्फ प्लैनेट्स है, छोटे ग्रह हैं। तो देयर आर 13 प्लैनेट्स। इफ आई एम आस्किंग जस्ट हाउ मेनी क्लासिकल प्लैनेट्स आर ओवर देयर, द सिंपल आंसर वुड बी 8 dwarf planet 5, but the planets 13। बट ये कहीं किसी ने बुक्स में नहीं देखा, कहीं कुछ पढ़ा नहीं इस बारे में, मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा। बाकी नहीं करते ना हम, डिस्कस करना ही हमने छोड़ रखा है। और अभी देखो हमारी गैलेक्सी में, मतलब थ्योरीज हिल गई अभी तो। हमारी गैलेक्सी में 100 से 400 बिलियन स्टार्स हैं।
सबके पास कुछ तो प्लैनेट होंगे। क्या हमें स्पेशल हमारे पास ही लाइफ होगी? कहीं तो लाइफ होगी। छोड़ो, आगे चलते हैं। कितनी गैलेक्सीज है? अराउंड 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज है। और वो बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज है। और उनके पास कितने बिलियंस ऑफ स्टार्स है। उनके पास उनके प्लैनेट्स होंगे। कहीं तो लाइफ होगी, हमसे एडवांस होगी, हमसे डाउन होगी। हमें डिटेक्ट हुई अभी तक नहीं, लेकिन है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमें नहीं मिली अभी तक, क्योंकि एलियंस आर देयर, बट हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं वहां तक, या हमें नहीं पता। बट ईगो इतना नहीं रखना चाहिए कि हम ही हैं। हाँ, मतलब अपने आप को सब कुछ नहीं मानना चाहिए। वो लोग भी एग्जिस्ट करें और वो अपने इकोसिस्टम में खुश हैं। बिल्कुल होंगे। क्यों डिस्टर्ब करे किसी और की लाइफ को? हम कर ही नहीं सकते सर। एक लाइट ईयर्स दूर स्टार है, हाँ जी, पास्ट में देख रहे हो आप, आपको मिल भी गया तो जब वो यहाँ तक आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंची तब तक तो उनका पूरा ही समय बदल चुका। ऐसा थोड़ी ना पास्ट में ही है, हम तो पास्ट में देखते हैं यूनिवर्स में सब कुछ। जब आपने टाइम की बात करी तो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या टाइम ट्रेवल एग्जिस्ट करता है? हम ट्रेवल ही तो कर रहे हैं टाइम के अंदर ही। टाइम एक डायमेंशन है, उसमें ट्रेवल कर रहे हैं स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर। क्या हम पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? ये पॉडकास्ट की शुरुआत में जा सकते हैं। क्या हम आगे जा सकते हैं? हम आगे जाने की सोच सकते हैं, पर कैसा क्या होगा हमें नहीं पता। हम प्रेजेंट में जीते हैं। हम पास्ट से ट्रेवल करते हुए प्रेजेंट में आए और प्रेजेंट से हम फ्यूचर में जा रहे हैं। तो हम लोग टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं एक लेमन टर्म्स में, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इक्वेशंस में इनमें नहीं जाएंगे। नहीं, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग मुझे इस चीज को था कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। उसका आपने बहुत अच्छा आंसर दिया और काफी लोगों की थ्योरी क्लियर हुई होगी इस चीज को लेकर। बिल्कुल। इसी से मेरा मतलब ये एक सवाल था, जैसे आज जो चंद्रयान 3 का सक्सेस है, चंद्रयान के टाइम पे जब फेलियर हुआ था, जब भी मोदी जी अपने साथ थे, मतलब इसरो के साथ हमेशा सपोर्ट में हमारे रहे, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट का मतलब इसरो को लेकर क्या फ्यूचर प्लान्स है और क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं आगे, और कितना सपोर्ट उनकी तरफ से मिल रहा है? सर अभी जो टाइम है ना, कोई भी गवर्नमेंट हो, हम लोग स्पेसिफिकली नहीं जाएंगे, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जो भी गवर्नमेंट है ये बहुत सपोर्ट कर रही है इसरो को। क्योंकि देखो बिना बजट के सर आप कैसे जाओगे? अब हम चंद्रयान 4 की बात कर रहे हैं कि हम वहां से लेके आएंगे, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। गवर्नमेंट जब तक बजट अप्रूवल नहीं करेगी हम लोग नहीं कर सकते। कब तक हम लोग, मेरे को सर मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, आपको जो बोलना है बोल लेना। हम बड़े गर्व से बोलते हैं कि हम बहुत कम पैसे में गए, बहुत कम पैसे में गए। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे साइंटिस्ट में कैपेबिलिटीज है, पर दे शुड हैव अ लग्जरी लाइफ। क्यों उनको कम बजट दिया जा रहा है? क्या ऐसा नहीं है हमारे पास बजट नहीं है, या फिर और फील्ड में बजट नहीं दिया जा रहा? तो फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आ रहा है। चंद्रयान हमारा फर्स्ट था, मनमोहन सिंह सरकार ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था, लेकिन अब तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन गगनयान, तो बजट बड़ा मोटा है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब आने वाले टाइम पे बहुत सारे मिशंस आप प्लान कर रहे हैं? बहुत सारे। कुछ इंटरेस्टिंग कुछ बताना चाहेंगे छोटा सा कि क्या करने वाले हैं कुछ नेक्स्ट? सबसे पहले नारी शक्ति, गगनयान एस्ट्रोनॉट्स अभी तो हमारे मेल है, लेकिन आने वाले टाइम में फीमेल भी जाएगी। अच्छा। अभी इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि हम लोग चेक वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम है, पहले लगता था, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आने वाले टाइम में 1-2 मिशन के बाद में फीमेल एस्ट्रोनॉट्स जाएगी। चंद्रयान 4 वहाँ से जाके सैंपल लेके आएंगे। फिर 2035 तक भारत का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा, ISS की तरह, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह। वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स हमेशा रहेंगे। नॉट ओनली दैट, हमारे एस्ट्रोनॉट्स मून पे जाएंगे, वहाँ पे कॉलोनीज बनाएंगे। अच्छा, तो ये सब कुछ होने वाला है सर। तो ये फ्यूचर प्लान से बहुत इंटरेस्टिंग, हम देखेंगे ये। हम बहुत लक्की लोग हैं, ये हम दिस जनरेशन इज वेरी लक्की। नहीं तो आप पीछे चले जाइए सर। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, अब पहले का टाइम की बात अलग थी। मतलब हालात क्या थे, कहाँ लड़ाइयाँ हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। आज हम लोग सोच पा रहे हैं, हम अपना थॉट्स आगे रखते हैं, हम साइंटिफिक, हमारा टेम्परामेंट है, सबकी वैल्यू है, बच्चे से लेके बड़े तक की वैल्यू है। तो हम बढ़ रहे हैं आगे। तो होपफुली मतलब बहुत सारी चीज़ें हम साइंस और टेक्नोलॉजी में देखने वाले हैं, मतलब बहुत एडवांसमेंट। बिल्कुल सर। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरा और है आपसे कि जैसे एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी 2 टर्म्स हम लोग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और वो क्रिएट करता है, बट कहीं ना कहीं रिलेशन होगा। ज्योतिष विज्ञान और विज्ञान। हाँ जी, मतलब खराब नहीं है, गलत नहीं है। ज्योतिष में मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन होती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बोले कि एक पर्सनल की लाइफ पे क्या इंपैक्ट होता है, वो एस्ट्रोनॉमी नहीं बताती। कि एक नक्षत्र है, एक तारा है, उसका आपकी लाइफ पे इंपैक्ट है, इसकी लाइफ पे इंपैक्ट है, इसकी लाइफ पे इंपैक्ट है, वो एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं। तो वो एस्ट्रोनॉमी का काम नहीं है, क्योंकि हम लोग एक इंडिविजुअल का नहीं बताते, हम बताते हैं एज ए होल कम्युनिटी। आप ह्यूमन हो, आप इंसेक्ट्स हो, आप कोई भी किसी भी तरह की स्पीसीज हो, अब सब पे क्या इफेक्ट होगा। सन की डायरेक्ट रेज आ रही, खतरनाक आ रही है, तो उस पूरी सिविलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा।
अब बोले कि सोलार फ्लेयर आया, तूफान आया, मेरे को लगेगा, इसको नहीं लगेगा, वो हम नहीं बता सकते। वो काम एस्ट्रोलॉजर्स का होता है, कितना सही कितना गलत सबका अपना अपना फील्ड होता है। तो मैं तो जहाँ विज्ञान लॉजिक इनकी बात होती है वही बात करते हैं। दैट इज व्हाट एस्ट्रोनॉमी इज ऑल अबाउट। एंड यही ब्यूटी है। ये हमने बात करी थी विष्णु के अवतार से, कि हम इवॉल्व होते हैं। अगर हमारे वेदों में भी कोई कमी है ना, तो हम बोलेंगे। यही तो साइंस की ब्यूटी है कि यहाँ पे आइंस्टीन भी गलत हो सकता है, और एक नॉर्मल आदमी जो फार्मर है जिसने कुछ ढूंढ लिया वो भी सही हो सकता है। यही तो साइंस की ब्यूटी है, और यही भारत को आगे ले जाएगा। यही, तभी तो भारत विश्व गुरु था ना, सब समान था, सब समान। और आज भी बनने, मतलब उसी राह पे है भारत, जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ है इन चीजों को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो देखो हम लोग भी बहुत सारी चीजें ला रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कि हम लोग चाहते हैं कि बहुत, मतलब सब तक एस्ट्रोनॉमी पहुंचे। तो हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट अभी शुरू किया है, नाम तो बाद में रिवील होगा, एक स्पेस लैब। हर इंस्टीट्यूट के अंदर स्पेस लैब हो, कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, आप अपने घर में, मतलब आपको यहाँ स्पेस लैब चाहिए, हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, बना के देंगे आपको, आप समझे कॉन्सेप्ट को। हाँ, मतलब बच्चे इंटरेस्ट ले और वो चीजें आप डेवलप करके दे रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं। हाँ, हम 3D एग्जीबिशन कर रहे हैं कि बच्चे जब ऑब्जेक्ट को देखे तो उनको लगे अरे यार ये पत्थर है, अरे यार ये है, एक नई इंसाइट। तो तन्मय अमेजिंग स्पेस उस तरह से हमारी कोशिश है कि जो है पूरा एक हवन चल रहा है, कंप्लीट यज्ञ चल रहा है, उसमें हमारी तरफ से भी एक आहुति हो। और डेफिनेटली बेस्ट विशेस फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ लॉट। विद दैट थॉट हम ये पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पारस यहाँ आने के लिए और लोगों को इतना कुछ बताने के लिए। मतलब कई थ्योरीज तो मतलब चेंज ही कर दिया आपने, टेबल्स टर्न कर दी है बच्चों के लिए। और आप में काफी पेशेंस था, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। इतना इंटरेस्टिंग चीजें सुनने को मिली, तो क्यों ना पेशेंस हो, सब लोग देखेंगे। और ये पॉडकास्ट देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए कि आपको कैसा लगा। और कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टीजीएल टॉक्स। फिर मिलेंगे एक नए शख्स के साथ, कुछ नए सवालों के साथ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। जब तक देखते रहिए टीजीएल टॉक्स, और प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। और जो भी आपको बात कहनी है प्लीज कमेंट बॉक्स में पढ़िए। ये भी पारस भाई भी पढ़ेंगे उसको और हम भी पढ़ेंगे। नहीं, ये भी आपको जवाब देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि मेरे पास इनके लिए कुछ गिफ्ट है। तो ओहो, थैंक यू सो मच। चंद्रयान की हमने इतनी बातें करी, तो घर घर तक चंद्रयान की बात होनी चाहिए, तो ये आपके लिए है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो अपने स्टूडियो में कभी टूर होए तो आप इसके बारे में बात करना जरूर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है तन्मय ज़मीन स्पेस को। थैंक यू सो मच, ये चीज़ इन्होंने मुझे दी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए लोगों को। यहाँ पे शिव शक्ति पॉइंट है सर, भड़कना मत प्लीज यार, कि शिव शक्ति बोल दिया तो कोई धर्म की, देखो धर्म की बात नहीं कर रहे, मैं धार्मिक हूँ पर धर्म में नहीं हूँ उस तरह से। इस बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन हाँ, शिव शक्ति का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल एनर्जीज। तो हम लोग इतना हाई सोचते हैं, नारी शक्ति, और फिर मेल को भी हमने बात करी, तो इसको तो बात हो गई कि ये तो भैया आपने नाम ऐसे कैसे रख दिया। तिरंगा भी तो नाम रखा था हमने, चंद्रयान 2 वाले इम्पैक्ट की जगह। तो खैर वो तो लोगों के अपने अपने थॉट्स हैं, बट वो एक एनर्जीज शो कर रहा है। एनर्जीज कोई भी धर्म में एनर्जीज है, और एनर्जीज ही फ्लो कर रही है हर जगह। बहुत सारे स्टार्स हैं, उनके अलग अलग गॉड्स के ऊपर नाम है, अलग अलग कल्चर के हिसाब से, तो वो चलता है। एब्सोल्युटली फाइन। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब हम आपसे लेंगे विदा, मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ और कुछ नए सवालों के साथ। जब तक सब्सक्राइब करके रखिए टीजीएल टॉक्स को और इंतजार करिए नए एपिसोड का। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।